जय हिंद दोस्तों। मैं संजीत कुमार, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। इससे पहले हम विटामिन के बारे में बताए थे, तो लगभग विटामिन समाप्त हो चुकी है। अब हम आपको विटामिन के बारे में रिवीजन कराएंगे। इसके बाद आपको विटामिन के बारे में जो भी प्रश्न होगा प्रीवियस ईयर का, वो भी हम आपको करवा देंगे। तो हम विटामिन पढ़े थे यहाँ पे बाल से कौन विटामिन पकड़ेंगे, तो बाल पकना मतलब 5 B5, तो B5 हो गया पकना, बालों का पकना B5, बालों का झड़ना B7। उसके बाद है त्वचा संबंधित, कि त्वचा में अगर पूछेगा तो कौन सी विटामिन का तो काम करेगा, तो त्वचा से संबंधित में आपको जाएगा B3, B5 और B7। त्वचा से संबंधित जब भी आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको एनीमिया से संबंधित पूछा जाएगा। एनीमिया से संबंधित आपको पूछा जाएगा, तो आपको हम बताए थे B6, B9 और B12। उसके बाद आपको पूछा जाए संक्रमण से संबंधित, संक्रमण रोधी। इसके बाद आपको पूछा जाएगा संक्रमण रोधी विटामिन के संबंध में पूछा जाएगा। तो आपको हम बताए थे AEC सबसे ज़्यादा ए में होता है, उसके बाद सी में होता है AEC, ए उसके बाद ई, उसके बाद AE, उसके बाद सी होगा, मतलब सबसे कम सी में होता है। तो AEC हो गया। उसके बाद आपको आँखों का विटामिन के बारे में पूछेगा, तो आँखों के विटामिन के बारे में आपको पता है, विटामिन ए होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या ब्रेन का विटामिन। इसके बाद आपको पूछा जाएगा क्या ब्रेन का विटामिन। तो ब्रेन का विटामिन आपको बताया था क्या B1 को कहते हैं, तो विटामिन B1 को कहते हैं ब्रेन का विटामिन। तो इससे हम क्या है कि हम पकड़ सकते हैं हड्डी से संबंधित या मांसपेशियों से संबंधित विटामिन डी है, हड्डी और मांसपेशियों से संबंधित विटामिन डी है। उसके बाद यदि रक्त से संबंधित विटामिन रक्त से संबंधित रहेगा, रक्त से संबंधित विटामिन के हो गया। तो विटामिन मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या आहार रेशा क्या होता है, जैसे कि आप मोटा अनाज में होता है, सब्जी में होता है, फल में होता है। जैसे कि आप आम खाए होइएगा, कुछ आम सनई जैसा रहता है, तो सनई वाले आम में क्या रहता है, सनई वाले आम में रेशा रहता है, तो वही आहार रेशा रहता है। आहार रेशा हमारी शरीर पचा तो नहीं पाता है, लेकिन वह पाचन क्रिया में सहायता जरूर करता है। इसीलिए पहले के जो लोग रहते थे वह मोटा अनाज वाले, जैसे कि जौ हो गया, बाजरा हो गया, ये सब मतलब खाते थे, तो उसका पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा रहता था। तो हम आपको बता रहे थे आहारी रेशा के बारे में। आहारी रेशा कहाँ होता है, सब्जियों से हमको मिलता है, सब्जियों में मिलता है, मोटा अनाज से मिलता है और फलों से मिलता है। फलों में आप देखे होइएगा, जैसे आम खाए होइएगा तो सनई वाला आम होता है, मोटा अनाज में होता है। तो हम आहारी रेशा के बारे में हम लिखते हैं। लिखेंगे भोजन में मौजूद रेशा आहारी रेशा कहलाता है। भोजन में मौजूद रेशा आहारी रेशा कहलाता है। भोजन में मौजूद आहारी रेशा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आहारी रेशा में क्या होगा,
भोजन में मौजूद रेशा आहारी रेशा कहलाता है। आहारी रेशा कहलाता है। कहलाता है। ये क्या कर, जैसे कि मान लीजिए हम सलाद में भी होता है, तो ये क्या होता है कि यह आहारी रेशा हो गया, या ये जो हम सलाद खाते हैं यह पेट को भर देता है, मतलब पेट भरने का काम करता है। आहारी रेशा हो गया है, पेट भरने का काम करता है। यह भोजन के आयतन को बढ़ा देता है, जिससे हमारा पेट भरा रहता है। जैसे सलाद उलाद अगर हम पहले खा लेंगे तो ये भोजन के आयतन को बढ़ा देगा। तो लिखेंगे यह भोजन के आयतन को बढ़ा देता है, जिससे हमारे पेट भरा हुआ पाता है। यह पाचन क्रिया में सहायता करता है। यह पाचन क्रिया में सहायता करता है। यह पाचन क्रिया में सहायता करता है। अब पहले सुने होइएगा ना कि मोटे अनाज खाने से, सलाद, फल, ये सब खाने से क्या होता है कि मतलब जो पाचन क्रिया होता है उसमें दिक्कत नहीं होती है। हमारा शरीर है या इसको पचा नहीं पाता। हमारा शरीर प्रत्यक्ष तौर पर इसे मतलब आहारी रेशा को इसे पचा नहीं पाता है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, नीचे आप लिख लीजिएगा। नीचे अगर दिख नहीं रहा होगा तो ऊपरी लिख देते हैं। इसका नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे सब्जी, फल, सलाद, मोटा अनाज इत्यादि, ETC हो गया। ये सभी हो गया क्या, आहारी रेशे में हो गया, कि आहारी रेशे में हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे जल। जल क्या होता है? जल मुख्य रूप से भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषण करता है। जल, पानी के बारे में आप सुने होइएगा। जल जो होता है ना, ये मुख्यतः मुख्य रूप से भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जल क्या होता है? तो जल पसीना हो गया, मूत्र में हो गया, तो यह उत्सर्जन के भी कार्य करता है। पसीना को उत्सर्जित करता है, मूत्र को उत्सर्जित करता है। यह कुछ ग्रंथियाँ को बनाता भी है, लार बनाता है, लार ग्रंथियाँ बनाता है, हार्मोन्स को भी बनाता है। तो जल का उपयोग हार्मोन्स में भी करते, जलवाष्प होता है। यह हमारे शरीर को एक्टिव रखता है। और जो एडल्ट पर्सन है, वयस्क आदमी है, उस 60 से 70% जल की आवश्यकताएं होती है। आप ये लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो इसको वीडियो को रोक कर आप इसे लिख लीजिएगा। हम पढ़ेंगे अब जल के बारे में। हम पढ़ेंगे जल के बारे में।
तो यहाँ पे लिख लीजिए जल, जल यानी वाटर, वाटर। यह मुख्य रूप से क्या करता है, यह मुख्य रूप से पोषक तत्वों को अवशोषित 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 करता है, अवशोषित करता है। उसके बाद आप लिखिएगा क्या हम बताए थे कि यह उत्सर्जन के भी कार्य करता है। यह मतलब कौन, जल, जल उत्सर्जन के भी कार्य करता है, उत्सर्जन के कार्य करता है। जैसे में हो गया मूत्र, हो गया मूत्र के बाद क्या हो गया, पसीना हो गया, पसीना हो गया, सब में क्या हो गया, उत्सर्जन के कार्य करता है। मल में हो गया, उसके बाद क्या है, यह लार भी बनाता है, शरीर का द्रव भी उत्पन्न करता है, शरीर में द्रव भी उत्पन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपको द्रव उत्पन्न करता है, इसमें हो जाएगा लार एंड हार्मोन्स, लार एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स, हार्मोन, लार एंड हार्मोन्स हो गया जो उत्पन्न करता है। मतलब लार भी बनाएगा तो यह शरीर को एक्टिव रखता है। क्या करता है यह शरीर को एक्टिव रखता है। लिखिए आप, यह शरीर को एक्टिव रहता है। अब कभी कभी देखिएगा कि पानी कम पीजिएगा ना तो आपको अमेठी ज़्यादा होगा। जब आप पानी पी लीजिएगा तो आपकी अमेठी कम हो जाएगी, शरीर दर्द करना बंद हो जाएगा। इसीलिए यह शरीर को एक्टिव रखता है, रखता है, यह शरीर को एक्टिव रखता है। उसके बाद ऊपर से हम थोड़ा मिटाते हैं इसको। सामान्य जो मानव होता है, सामान्य मानव कहने का मतलब है एक एडल्ट पर्सन यानी एक वयस्क मनुष्य जो होता है, यह वयस्कों में 60 से 70% पानी की मात्रा होता है, पानी की मात्रा होता है। यह 60 से 70% पानी की मात्रा वयस्कों में होता है। हमें रोजाना लगभग 2 से 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हमें रोजाना 2.5 से 3 लीटर हमें रोजाना
तो हम बता रहे थे क्या, हमें रोजाना, लाइट कट गई हुई थी बीच में, हमें रोजाना 2.5 लीटर से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। हमें रोजाना 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग होता है कि मान लीजिए किसी चीज़ के अभाव में, जैसे कि मान लीजिए हम आपको फैट पढ़ाए थे, वसा पढ़ाए थे, उसमें भी बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलता है वह फैट से ही मिलता है, 9.2 किलो कैलोरी मिलता है 1 ग्राम में। तो अगर कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब छोड़ के सिर्फ वसा ही खाए तो उसकी शरीर में एक विकार उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ वसा का ही सेवन कर रहा है, वह प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उसके शरीर में एक रोग उत्पन्न हो जाएगा, प्रोटीन की कमी वाली रोग हो जाएगा, विटामिन की कमी वाली रोग हो जाएगा। तो उसके शरीर में जो कमियां होगी, उस कमियां को ही हम अभावजन्य रोग कहते हैं। उस कमियां को ही अभावजन्य रोग कहते हैं। नाम से ही पता चलता है अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग। इसको मिटा देते हैं। तो हम लिखेंगे अभावजन्य रोग में संतुलित आहार की सेवन नहीं करने पर, संतुलित आहार का सेवन नहीं करने पर अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, संतुलित आहार नहीं करने पर, संतुलित आहार नहीं करने पर कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाता है। संतुलित आहार नहीं करने पर कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति केवल वसा का ही सेवन करता है तो उसके शरीर में क्या होगा, कोशिका का वृद्धि नहीं होगा, कोशिका का वृद्धि नहीं होगा, कोशिका का वृद्धि नहीं होगा। तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे अभावजन्य रोग बोलेंगे, उसे अभावजन्य रोग बोलेंगे, अभावजन्य कहेंगे, अभावजन्य रोग कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, भोजन का हम परीक्षण करेंगे। भोजन का परीक्षण करेंगे। अगर मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आप पढ़िएगा, ये 6th क्लास का चैप्टर आप पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 1, उसमें आपको दिया रहेगा। तो आप मान लीजिए भोजन का परीक्षण करेंगे। तो भोजन का परीक्षण हम करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि यह कार्बोहाइड्रेट है, कैसे पता करेंगे कि यह प्रोटीन है, कैसे पता करेंगे कि यह वसा है। तो अब हम भोजन के परीक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे।
इसको लिख लीजिएगा, नहीं लिखे होइएगा तो आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। भोजन के परीक्षण के बारे में कह रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में यदि नमक की कुछ मात्रा हम रख देंगे, यदि वह काला या नीला आ जाए, यदि वह काला या नीला आ जाए तो हम समझेंगे क्या कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे हम पहले टॉपिक लिखेंगे भोजन का परीक्षण। भोजन का परीक्षण, भोजन का परीक्षण, उसमें हम लिखेंगे कुछ बूंद। हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, या कार्बोहाइड्रेट नहीं भी लिखेगा तो आगे पता आपको चल जाएगा। लिखिए कुछ बूंद, कुछ बूंद आयोडीन, कुछ बूंद आयोडीन, आयोडीन का लेंगे, कुछ बूंद आयोडीन का लेंगे, प्लस में भोजन को मिलाएंगे, कुछ भोजन को मिलाएंगे, मिलाएंगे, मिलाएंगे। यदि अगर हम भोजन में आयोडीन के कुछ बूंद मिलाएंगे, अगर यह नीला, अगर यह नीला या काला दे, नीला या काला दे तो क्या समझेंगे, तो समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम भोजन में कुछ बूंद आयोडीन का मिलाएंगे और यदि वह काला या नीला कलर दे दे तो हम समझेंगे क्या, यह कार्बोहाइड्रेट है। अब उसके बाद हम क्या, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण तो हो गया, अब हम क्या परीक्षण करेंगे प्रोटीन का। कैसे हम पहचानेंगे कि प्रोटीन है, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का 2 बूंद और कॉपर सल्फेट का 2 बूंद और कास्टिक सोडा का 10 बूंद, कॉपर सल्फेट का 2 बूंद, कॉपर सल्फेट का 2 बूंद, 2 बूंद प्लस कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा का 10 बूंद, 10 बूंद डालेंगे। यदि उसका कलर क्या आ गया, बैगनी आ गया, यदि उसका कलर बैगनी आ गया तो हम समझेंगे क्या, डालेंगे। अगर इसका कलर क्या आ जाएगा, बैगनी, बैगनी आ जाए तो क्या समझेंगे, तो यह प्रोटीन है। तो नीचे लिख देते, नहीं दिख रहा, तो यह प्रोटीन है, तो यह क्या है, तो यह प्रोटीन है। उसके बाद हम वसा का परीक्षण कैसे करेंगे, तो आप वसा वाले सामान तो खाते होइएगा, समोसा खाते होइएगा, बर्गर खाते हुए, जितना भी तिलपक सामान होगा आप खाते होइएगा। उसको आप क्या कीजिएगा, एक प्लेन पेपर पर आप, जैसे समोसा लाते हैं, अगर पेपर में रखा हुआ है कागज पे तो क्या करता है, उस पर वह तेलचट वाली छाप छोड़ देता है।
तो हम समझ लेते हैं क्या इसमें वसा की मात्रा है। इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वसा का परीक्षण। वसा को कैसे पहचानेंगे, ये सब याद होना चाहिए। ये सब आपको पूछ देता है कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्या चीज़ से करते हैं, प्रोटीन का परीक्षण क्या चीज़ से करते हैं, एग्जाम में आपको पूछेगा। वसा का परीक्षण में क्या होता है, तो जो तेलपक समान रहता है, जो तेलपक समान होता है या पदार्थ होता है, अगर तेलपक समान या पदार्थ अगर अपना छाप या उस पर जो कागज पर छेल हो या अपना छाप, या इसको ऐसे लिखिए, जो तेलपक इसको ऐसे लिखेंगे कि जो तेलपक समान अगर अपना छाप छोड़ दें, या इसको ऐसे लिखिए, किसी पदार्थ को कागज पर रखेंगे और कागज क्या हो जाएगा, तेलचट हो जाएगा, तो समझेंगे क्या, तो समझेंगे कि वसायुक्त भोजन है या वसायुक्त पदार्थ लिए थे, पदार्थ है। तो हम ये भी पढ़ लिए, भोजन का परीक्षण भी पढ़ लिए। भोजन के परीक्षण के बाद हम आपको कुछ आयोडीन का स्रोत पढ़ते हैं। ये आप बुक पढ़िएगा, तो आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि आयोडीन का कुछ स्रोत हो गया। यहाँ से आपको पूछेगा, जैसे बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ था हाल ही में केला के बारे में, कि केला में क्या चीज़ की मात्रा है, आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से हमको हो पाता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें से। तो अब हम यहाँ पे स्टार दे के लिखते हैं। इसको नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। शॉर्ट स्क्रीन नहीं लीजिएगा तो बेटर रहेगा, कॉपी बना के एक नोट से लिखिएगा तो ठीक रहेगा। आयोडीन का कुछ स्रोत है। आयोडीन का कुछ स्रोत हो गया। अब आयोडीन का स्रोत आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको पालक से मिल जाएगा, मछली से मिल जाएगा, अदरक से मिल जाएगा, पालक से मिलेगा। आप बोलिए कि पालक में लोहा का मात्रा होता है, बिल्कुल पालक में लोहा का मात्रा होता है, लेकिन आयोडीन का भी होता है, आयोडीन भी मिल जाता है। अदरक हो गया, मछली हो गया, क्योंकि ये सब समुद्र में रहता है ना, तो वहाँ से नमक की हल्की फुल्की प्राप्ति हो जाते हैं, और आयोडीन का स्रोत नमक से हो गया, सबसे आयोडीन का स्रोत हो गया। उसके बाद फास्फोरस का, तो फास्फोरस का हो जाएगा केला और दूध। फास्फोरस की मात्रा कहाँ, केला और दूध, दूध। उसके बाद हो गया आपको क्या, आयरन, लोहा का मात्रा, लोहा का स्रोत, तो लोहा का स्रोत हो गया आपको क्या चीज में, तो लोहा का स्रोत हो गया आपको, लोहा का हो गया आपका सेब में भी हो गया, पालक में भी हो गया, उसके बाद हो गया केला में भी हो गया,
केला में भी हो गया। अब देखिए ये जो सेब है, ये जो सेब है, इस सेब जो है, अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जाम में आपको पूछेगा सेब में क्या चीज़ का मात्रा रहता है, तो आप आयरन का मात्रा लगेगा। लेकिन जब भी आप पीसीएस लेवल में जाइएगा तो यह पूछेगा सेब में पोटेशियम की मात्रा होता है, पोटेशियम का मात्रा होता है, पोटेशियम की मात्रा होता है। और यह पोटेशियम क्या होता है, सेब जो जिसका हृदय रोग, मतलब जिसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पे सेब काम करता है। तो वहाँ पे पोटेशियम सेब में रहता है, और सेब जिसको हार्ट अटैक की कुछ प्रॉब्लम में रहती है, वहाँ पे सेब खाना जरूरी रहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड नंबर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ पॉइंटें हैं जो हम एनसीईआरटी हम खुद जब अध्ययन किए हुए थे तो इसमें हम लिखे हुए थे। तो आप नीचे एक स्टार लेके आप लिख लीजिएगा, आप पढ़िएगा तो आपको ज़रूर पता चलेगी। न्यू एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो आपको उसमें पता ज़रूर चलेगी कि ये पॉइंट है। तो आप लिखिएगा आयोडीन की, नीचे लिखिएगा चैप्टर। वैसे फर्स्ट नंबर चैप्टर खत्म हो गया, अब इसका जो एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू हम आपको करा देंगे। तो अब नीचे स्टार दे के लिखिएगा कि आयोडीन की कमी से बच्चों में, आयोडीन की कमी से बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाता है। ये आप बुक पढ़िएगा तब आपको बुक से डिटेल्स अध्ययन आपको मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। आप एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए, दोनों पढ़िए। स्टार दे के दीजिएगा। आयोडीन की कमी से हम, आप एक तरह से बोल लीजिएगा तो उसका हम सारांश कुछ है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वह लिख देते हैं। क्या बता रहे थे, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में मानसिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। विटामिन डी की कमी से मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से, स्टार लगा के दीजिएगा, विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से दुर्बल मांसपेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। बी1 की कमी से दुर्बल मांसपेशियां, विटामिन बी1 की कमी से दुर्बल मांसपेशियां और काम करने में क्या होता है, काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। हम आपको बताए थे बी1 के बारे में, विटामिन बी1 काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। हम आपको बताए थे विटामिन बी1 के बारे में कि विटामिन बी1 जिसको ब्रेन का विटामिन भी बोलते हैं, या ब्रेन को एक्टिव रखता है। इसके बाद हम लिखेंगे कि विटामिन ए जो होता है ना, विटामिन ए हम आपको बताए थे त्वचा में मिलता है। आप ये जरूर याद कर लीजिएगा कि विटामिन मछली के तेल में, मछली के तेल में विटामिन ए की मात्रा होता है। विटामिन ए की मात्रा होता है, ए की मात्रा होता है। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ था।
विटामिन ए की मात्रा होता है। उसके बाद आप लिखिएगा वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कौन हो जाएगा? कैल्शियम। नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा Ca, कैल्शियम। Ca कैल्शियम होगा। इसके बाद हम क्या 2 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर 2 नंबर चैप्टर कल स्टार्ट करें? इतना ही हम रखते हैं, 2 नंबर चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। तो आपको लगे तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हम विटामिन का थोड़ा हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि विटामिन, जैसे विटामिन के बारे में हम विटामिन बी कम्प्लेक्स पढ़े थे, तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में विटामिन B1 जो होता है ब्रेन एक्टिव विटामिन होता है, या बेरी उसको बोलते हैं, थायमिन उसका नाम है। उसके बाद विटामिन B2 को राइबोफ्लोक्सामिन बोलते हैं। विटामिन B2 का मतलब हम B2 से बताए थे आपको कि आँखों का चिपचिपा, आँख 2 होता है इसलिए आँखों का चिपचिपा, या ये यहाँ पे ठोड़ भी 2 होता है, होठ 2 होता है, तो यहाँ पे होठों का भी फटना हो गया, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B2 की कमी से बच्चों में सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाता है। उसके बाद हम विटामिन B3 पढ़े थे, तो विटामिन B3 पढ़े तो उसमें बताए थे 3D पढ़े थे, मतलब 3D के बारे में बताया था। उससे नियासिन या निकोटीन विटामिन भी बोलते हैं। उसके बाद विटामिन B5 पढ़े, पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, तो विटामिन B5 का मतलब आपको बताया था, B5 का मतलब होता है बालों का पकना। विटामिन B7 उसमें हो गया क्या? बालों का झड़ना। विटामिन B9 का मतलब होता है फोलिक एसिड होता है, उसे एंटी एनीमिया विटामिन भी बोले थे। विटामिन B6 भी एंटी एनीमिया हो गया, विटामिन B9 भी एंटी एनीमिया हो गया। उसके बाद विटामिन B12 पढ़े थे, तो विटामिन B12 पढ़े तो उसमें साइनोकोबालामिन के बारे में बोले थे, जिसमें कोबाल्ट स्टोर करके रखता है हमारे शरीर में, यकृत में कोबाल्ट को स्टोर करके रखता है। तो एकमात्र विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर होकर वर्षों तक रहता है। तो विटामिन B12 के बारे में पढ़े थे। उसके बाद एमाइग्डलिन B17 के बारे में पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे जो खट्टे पदार्थ हो गया, खट्टे पदार्थ में हो गया आंवला का हो गया, संतरा हो गया, संतरा के बाद आपको क्या हो गया? संतरा के बाद आपका हो गया नींबू हो गया। इस सब का जो बीज होता है, सेब का बीज होता है, ये हमें भूल के भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके खाने से हमें कैंसर की शिकायतें मिल सकती है। तो ये विटामिन बी कम्प्लेक्स के बारे में था। उसके बाद हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का मुख्य स्रोत हो गया क्या? पका फल हो गया। पका फल कहने का मतलब हो गया पका आम हो गया, पका पपीता हो गया, और इसको रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें मछली का तेल इसका मेन जो एग्जाम्पल हो गया, इसका मछली का तेल हो गया। इसमें और भी होता है, गाजर हो गया, इसे रतौंधी रोधी भी विटामिन, आंखों का विटामिन बोलते हैं, रतौंधी रोधी विटामिन बोलते हैं। उसके बाद विटामिन सी के बारे में बोले थे हम आपको, एस्कर्बिक एसिड विटामिन इसको बोलते हैं, एस्कर्बिक एसिड विटामिन बोलते हैं। इसे एंटी एस्टोन विटामिन बोलते हैं, एंटी एलर्जी विटामिन बोलते हैं। उसके बाद एंटी एलर्जी विटामिन बोलते हैं, एंटी एस्टोन विटामिन बोलते हैं, एंटी मोटापा रोधी विटामिन बोलते हैं, एंटी संक्रमण विटामिन भी बोलते हैं। तो ये विटामिन सी के बारे में हो गया। यह एकमात्र विटामिन है जो मूत्र में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है। यह मूत्र में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद विटामिन डी के बारे में हम आपको बताए थे कि विटामिन डी हो गया, यह 2 प्रकार का होता है। एक हो गया आर्गो कैल्सीफेरॉल, एक हो गया कैली कैल्सीफेरॉल। आर्गो कैल्सीफेरॉल में ये इसमें क्या होता है, ये हमारा शरीर जो होता है, हम जो भोजन करते हैं, ये स्वतः ही बना लेता है। उसके बाद हम बताए थे आपको D3 के बारे में बताए थे, कैली कैल्सीफेरॉल। कैली कैल्सीफेरॉल में क्या होता है? ये D3 होता है, ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है। यह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक वाली जो धूप होती है, उस बीच में हमको आयोडीन की प्राप्ति होता है। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन्स की गतिविधि या एक्टिविटी रखता है। तो आपसे पूछ देगा कि कौन ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स को अपने अंदर रखता है, तो विटामिन डी हो गया जो हार्मोन्स की भी एक्टिविटी रखता है। और इसके बाद विटामिन डी के बाद हो गया कौन विटामिन? विटामिन ई के बारे में हो गया। विटामिन डी के बाद हो गया कौन? विटामिन ई हो गया। तो विटामिन ई के बारे में आप पढ़े होइएगा, ब्यूटिक विटामिन इसे बोलते हैं, ब्यूटिक विटामिन बोलते हैं, या इसे क्या बोलेंगे?
ब्यूटिक विटामिन बोलते हैं या इसे बांझपन रोधी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई के बारे में बांझपन रोधी भी विटामिन बोलते हैं। हम आपको बताए थे कि एक मुर्गी जैसे यूपी के एक एग्जाम में पूछा हुआ था, यूपी पीएससी से या किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ था, वहाँ पे ये पूछा हुआ था कि अगर एक मुर्गी है जो अंडा दे रही है तो वहाँ पे कौन से विटामिन का मतलब हो जाएगा, तो इस विटामिन ई की ही मात्रा ही विटामिन ई का ही मात्रा होगा। उसके बाद हम विटामिन ई के बाद विटामिन के बारे में हम पढ़े थे। तो ये रक्त को थक्का बनाने में ये विटामिन के बारे में हम पढ़े थे। प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ जो होता है उसके बारे में पढ़े थे। तो हम कुल मिला के एक 5 मिनट के अंतर में आपको हम पूरा रिवीजन करवा दिए हैं जो टोटल विटामिन के बारे में था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपको कल स्टार्ट करेंगे। क्या नेक्स्ट चैप्टर आपका हो गया कक्षा 7 के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। कक्षा 2 हो गया, इसके बाद हम प्राणियों में पोषण आपको स्टार्ट करेंगे। चलिए, आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आप कमेंट में क्या अच्छा आपको नहीं लग रहा है वह सुझाव जरूर दीजिएगा। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जय हिंद।